हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में आपको एकदम बेहतरीन जानकारी दूंगा। कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम मतलब क्या होता है, पहले आपको इतना क्लियर कर लीजिए कि लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन, और कह सकते हैं प्रोसेस मतलब क्या होता है, कर्म होता है। कह सकते हैं लाइफ को चलाने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, मतलब कह सकते हैं सर्च करते हैं, कह सकते हैं कार्य करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हिंदी में समझिए जीव प्रक्रम। व्यक्ति जो अपने जीने के लिए कार्य करता है, कर्म करता है, उसी को क्या कहेंगे, जीव प्रक्रम कहेंगे। फिर समझिए जीव मतलब क्या होता है, जीवन होता है। जीव मतलब जीवन, और प्रक्रम मतलब क्या होता है, कर्म होता है। कि जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कर्म करते हैं, परिक्रम करते हैं या कार्य करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, जीव प्रक्रम कहेंगे। इतना क्लियर? फिर से सुन लीजिए, चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस, जीव प्रक्रम। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जीव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो जीव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस वही क्रियाएं होती हैं। कह सकते हैं जीव मतलब क्या होता है, जीवन होता है, कोई भी जीवन। फिर कह सकते हैं प्रक्रम, प्रक्रम मतलब क्या होता है, कर्म होता है, प्रक्रम कार्य। ऐसा कह सकते हैं जीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कार्य या परिक्रम करते हैं, उसी को क्या कहेंगे, जीव प्रक्रम कहेंगे। इतना क्लियर? कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस जीव प्रक्रम उसे कहेंगे, जीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कार्य करने पड़ते हैं, उसी को जीव प्रक्रम कहते हैं। इतना क्लियर? सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये जीव प्रक्रम, जीव मतलब क्या होता है, जीव मतलब जीव होता है, प्रक्रम मतलब कर्म होता है। कह सकते हैं जीव, ये जीव क्या होता है? क्वेश्चन आपका मन में यही आ रहा होगा कि ये जीव होता क्या है। तो जीव कह सकते हैं एक सजीव होता है, एक क्या होता है, निर्जीव होता है। हम कह सकते हैं जीव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो कह सकते हैं जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन सा? एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। इतना क्लियर? तो कह सकते हैं सजीव और निर्जीव किसे हम कहेंगे। आपसे पूछा जाए भैया कि आप बताइए कि सजीव या निर्जीव किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? सजीव के बारे में बताओगे कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए हाथ उठा रहा हूँ, तो ये सजीव हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? आप बताइए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या सजीव में होऊंगा? कह सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। सजीव उसे कहते हैं जिसके अंदर जीवन होती है। कह सकते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कैसे पता लगा आपको कि हमारे अंदर जीवन है, या कह सकते हैं हमारे अंदर आत्मा है, तो आपको कैसे पता लगा कि मैं सजीव हूँ? जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सजीव या निर्जीव किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जिसके अंदर जान होता है उसे सजीव कहते हैं, जिसके अंदर जान नहीं होता वो निर्जीव होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता लगा कि मेरे अंदर जान है और किसी वस्तु के अंदर जान नहीं है? तो आप यही कहोगे कि मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, कूद रहा हूँ, तो कह सकते हैं आप कहोगे इन लक्षणों को देख के बता दोगे कि मैं क्या हूँ, सजीव हूँ। और कूद कह सकते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, डस्टर, ये डस्टर चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है, तो कह दोगे आपकी निर्जीव है, इस पे जान नहीं है। ये परिभाषा क्या क्लियर है? आपसे हमारा क्वेश्चन है कि जैसे हमारा जो कौन वो चल तो नहीं पा रहा है लेकिन बोल तो रहा है कि नहीं बोल रहा है, वो क्या सजीव हो जाएगा? हमारी साइकिल जो है वो चल तो रही है कि नहीं रही, दौड़ भी रही है, चल भी रही है, तो क्या सजीव हो जाएगी? कह सकते हैं ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिसको आप कह सकते हैं सजीव करते हैं, तो वो भी करते कि नहीं करते। तो सजीव को पहचानने के लिए हमारे पास 2 मापदंड है। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि सजीव को पहचानने के लिए हमारे पास कितने मापदंड होते हैं, 2 मापदंड होते हैं। पहला मापदंड किसे कहते हैं, सामान्य मापदंड। अब सामान्य मापदंड में कह सकते हैं किसे कहेंगे, सामान्य मापदंड ध्यान से सुनिए। सामान्य मापदंड उसे कहेंगे जैसे आप बाहरी क्रियाओं को देख रहे हो। बाहरी क्रियाएं क्या हो रही है, जैसे मैं चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ऐसी क्रियाएं कर रहा हूँ, तो आप देख के बता सकते हो कि मैं सजीव हूँ। ये तो पागल से पागल व्यक्ति भी बता सकता है कि जो व्यक्ति दौड़ते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, सजीव होते हैं। लेकिन आप तो कह सकते हैं पढ़े लिखे हुए हो ना, तो आप इन सब चीजों को बताओगे कि सजीव से कहेंगे। तो कह सकते हैं जो हमारे, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं सजीव हो जाऊंगा। तो ये सामान्य मापदंड है। ये किसी सजीव के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी साइकिल भी चलती है, हमारा फोन भी बोलता है, तो ये सजीव नहीं है। तो हम कहेंगे कि आप बताइए दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे वैज्ञानिक मापदंड। जैसे कह सकते हैं आपको अगर राय लेना हो किसी से अपने जीवन के बारे में, तो आपको राय देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई क्लियर राय वही बता पाएगा जो कह सकते हैं आपके अपना होगा, या कह सकते हैं कोई साधु महात्मा होगा। ऐसा कह सकते हैं। तो कह सकते हैं वैज्ञानिक मापदंड किसे कहेंगे, जीव को पहचानने के लिए। तो वैज्ञानिक भैया लोग ने क्या कहा कि अगर कोई भी कोशिका के अंदर या कोई भी सजीव के अंदर पाचन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं अगर हो रही हैं, तो आप बता दोगे कि वो सजीव वस्तु। जैसे देखिए
सामान्य मापदंड में हमने कहा कि आप बाहरी स्थिति को देखते हो, मतलब बाहरी दृश्य कह सकते हैं, बाहरी दृश्य देखते हो कि वो चलता है बोलता है। और वैज्ञानिक मापदंड ने कहा कि हम बाहरी दृश्य को ना देख के हम अदृश्य स्थितियों को देखेंगे कि अदृश्य क्या है। जैसे हम श्वसन ले रहे हैं, श्वसन को ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है। मैं पढ़ा भी रहा हूँ, ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, अदृश्य। मैं भोजन करके आया हूँ कह सकता हूँ, और कह सकते हैं पेट में हमारे भोजन पच रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, भोजन से ऊर्जा बन रही है, दिख नहीं रही। धीरे धीरे हम भोजन करके हमको शक्ति मिलती है, हम उत्सर्जन करते हैं, हम वृद्धि करते हैं, ये सब क्रिया हमको दिखती नहीं है, लेकिन हो रही कि नहीं हो रही। तो आपसे पूछा जाए कि सजीव किसे कहेंगे, तो आप कहोगे जिसके अंदर पाचन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन या संवहन, जनन ये सब क्रिया अगर हो रही हैं तो सभी क्या हो जाएगी, हमारी सजीव वस्तुएं हो जाएंगी। तो निर्जीव वस्तु किसे कहेंगे, तो निर्जीव वस्तुएं उसे कहेंगे अगर किसी सजीव या कोशिका के अंदर पाचन, पोषण, वृद्धि या उत्सर्जन आदि क्रियाएं नहीं हो रही हैं, तो क्या हो जाएंगी, निर्जीव वस्तु हो जाएंगी। ना क्लियर? अब एक बार मैं इसको इसके बारे में लिख देता हूं, जिससे आपको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कह सकते हैं क्लियर हो जाए। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमने सामान्य मापदंड को लिख के रखा हुआ है, और सामान्य मापदंड के बारे में अच्छे से देखिए आप सभी। सामान्य मापदंड कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, किसी सजीव या निर्जीव को पहचानने के दो तरीके हमने भी आपको बताए हैं। पहला क्या होता है सामान्य मापदंड, और दूसरा क्या होता है वैज्ञानिक मापदंड। तो सामान्य मापदंड के बारे में आप देख सकते हो, सामान्य मापदंड में हमने लिख के रखा है दृश्य, गतियां यथा गतिशीलता। आप किसी व्यक्ति को देखने के बाद कह सकते हैं तुरंत उसकी बाहरी स्थिति को देख के बता देते हो ये वस्तु सजीव है या निर्जीव है। बाहरी स्थिति को देख के बता दो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाहरी स्थिति हमको देख के आप बता दोगे कि मैं सजीव हूँ। तो इसी को सबसे पहले पढ़ेंगे कि सामान्य मापदंड होता क्या है। दृश्य, गतियां यथा गतिशीलता, जैसे बिल्ली का चलना, बिल्ली नहीं चलती है, सभी जीव जंतु चलते हैं, तो कह सकते हैं बिल्ली का चलना। किसी व्यक्ति का दौड़ना, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, या शरीर के अंगों का हिलना, जैसे आपको पढ़ा रहा हूं मेरा हाथ हिला ही नहीं हिला। जैसे गाय का जुगली व श्वसन करते समय कह सकते हैं उसके क्या होते हैं, दौरान शरीर के अंगों को हिलते हैं, हिलते ही नहीं हिलते। जैसे कह सकते हैं गाय या जुगली, कह सकते हैं गाय का जुगली व श्वसन के दौरान शरीर के अंगों का हिलना। गाय कह सकते हैं जुगली, जब घास खाती है तो कुछ उसके मुंह से आपको निकलता हुआ कह सकते हैं, जैसे लगता है ब्रश कर रही है, वैसे ही तो दिखता है, तो ब्रश कर नहीं रही होती है, वो घास खा रही होती है, जुगली कर रही होती है। वह श्वसन के दौरान उसके शरीर के अंगों का हिलना आदि, जिसे हम कह सकते हैं समानता देखकर कह सकते हैं कि सजीव है या निर्जीव है। उसी को तो देख के मान लेते हैं कि वो वस्तु सजीव है या कह सकते हैं सजीव है या जीवित मान लेते हैं। और ये क्रियाएं जिसके अंदर नहीं हो रही होती हैं उसको हम क्या मान लेते हैं, ये निर्जीव वस्तु। ध्यान रखिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सामान्य मापदंड में उसकी बाहरी स्थिति को देख के तत्काल बता देते हो कि वो वस्तु सजीव है या निर्जीव है। जैसे बिल्ली का चलना, हम आपको पढ़ा रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, हमारे शरीर को हिल रही है, गाय जुगली कर रही है, कह सकते हैं उसके शरीर को हिलना, श्वसन के दौरान शरीर को हिलना, कोई वस्तु दौड़ रहा है, तो ये क्या वस्तु क्या सभी सजीव हो जाएगी। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि सामान्य मापदंड क्या पर्याप्त है किसी सजीव को पहचानने के लिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो तो एक रोबोट भी पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। आपका फोन आपको पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आपका फोन बोल रहा है, आपका साउंड बोल रहा है, कह सकते हैं बिल्ली दौड़ रही है, एक रोबोट की बिल्ली भी दौड़ सकती है कि नहीं दौड़ सकती। हम चल रहे हैं, साइकिल भी हमारी चल रही है नहीं चल रही। हाँ, ये अंतर है कि मैं अपने पैर से चल रहा हूँ और कह सकते हैं मेरे पैर से चल रही है। क्लियर? तो कह सकता हूँ कि ये मापदंड या सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है। किसी वस्तु को सजीव या निर्जीव पहचानने के लिए ये जो मापदंड है क्या है, अपर्याप्त। इतना क्लियर कि किसी वस्तु को अगर हमको पहचानना है कि वो सजीव है या निर्जीव है, तो ये कह सकते हैं हमारे लिए अपर्याप्त है, क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हम भी कह सकते हैं बोलते हैं तुम्हारा साउंड या फोन भी बोलता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे वैज्ञानिक मापदंड किसे कहते हैं। वैज्ञानिक मापदंड में आपको मैं क्लियर कर दूंगा, कह सकते हैं कि किसी वस्तु को सजीव या निर्जीव किसे कहते हैं। तो आप इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर इसके में मिटाने जा रहा हूँ और वैज्ञानिक मापदंड लिखने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, हमने दूसरा मापदंड लिख के रखा हुआ है वैज्ञानिक मापदंड। देख सकते हो कि वैज्ञानिक मापदंड में हमने क्या लिख के रखा हुआ है, अदृश्य गतियां। अभी तक हमने पढ़ा कह सकते हैं सामान्य मापदंड। सामान्य मापदंड में हमने क्या पढ़ा था, दृश्य की गतियां जो हम देख पा रहे थे अपनी नजरों से। अब इसमें वैज्ञानिक मापदंड में वैज्ञानिकों ने कहा कि हम अदृश्य गतियों को देखेंगे।
अगर किसी कोशिका के अंदर पाचन, शोषण, उत्सर्जन या वृद्धि या कह सकते हैं जनन ऐसी क्रियाएं हो रही होंगी तो कह दोगे कि ये क्या है, विज्ञानिक मापदंड है। वैज्ञानिकों ने इसी के द्वारा क्या पता लगाया कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव। इतना क्लियर कि अगर कोई वस्तु या कोई भी कोशिका के अंदर कह सकते हैं पाचन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन ये सब क्रियाएं अगर हो रही हैं तो कह सकते हैं वही क्या कहलाएंगे, सजीव वस्तु कहलाएंगे। अगर ये सब क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो कह सकते हैं वो वस्तु क्या कहलाएंगे, निर्जीव वस्तु कहलाएंगे। देख सकते हो उन्हें लिख के क्या रखा है, किसी कोशिका में पाचन, शोषण, उत्सर्जन आदि वे वैज्ञानिक मापदंड हैं जिनमें कोई वैज्ञानिक क्या पता लगाता है कि कोई वस्तु सजीव है, कह सकते हैं जीवित है या निर्जीव। इतना क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको। कह सकते हैं हमने क्या आपको पढ़ाया, हमने पढ़ाया है कि आपको लाइफ प्रोसेस, जीव प्रक्रम किसे कहते हैं, कह सकते हैं जीव प्रक्रम उसे कहते हैं जो जीव मतलब जीव, प्रक्रम मतलब कार्य, कह सकते हैं जीव अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कार्य करते हैं उसी को जीव प्रक्रम कहते हैं। अब कह सकते हैं जीव किसे कहते हैं, तो जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बारे में पहचानने के बारे में मैं आपको कर सकता हूँ। अब मुझे तो ये लगता है कि मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। अगर आपकी कह सकते हैं बहुत जल्दी में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु को पहचानने के लिए हमारा कौन सा मापदंड उपयुक्त होगा, समान मापदंड या वैज्ञानिक मापदंड, तो आप बताओगे कि वैज्ञानिक मापदंड किसी वस्तु को पहचानने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह बताया कि कोई वस्तु पाचन या सजीव या कह सकते हैं वृद्धि कर रही है तो क्या कहलाएगी, सजीव वस्तु कहलाएगी। इतना क्लियर। अब हम सीखेंगे कि जीव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है। इसको आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर जीव प्रक्रम की परिभाषा में लिखने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हो जीव प्रक्रम, हमने शुरुआती वीडियो में बता दिया था कि जीव प्रक्रम किसे कहते हैं, और आप देख सकते हो इधर मैंने लिख के भी दिया हुआ हूं। कह सकते हैं वही प्रक्रम, कह सकते हैं वही सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण करने के लिए, आप कह सकते हैं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं या जीव प्रक्रम या अनुरक्षण प्रक्रम कहलाते हैं। आपको परिभाषा पढ़ने से समझ में नहीं आया होगा तो हमारे शब्दों में सुन लीजिए। कह सकते हैं जीव मतलब क्या होता है, जीवन होता है, और प्रक्रम मतलब क्या होता है, कार्य। जीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कार्य करने पड़ते हो उसी को क्या कहेंगे, जीव प्रक्रम कहेंगे। इतना क्लियर। अब ये बुक की भाषा है, कह सकते हैं वह सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए करने पड़ते हैं उसी को अनुरक्षण कह सकते हैं, जीव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण मतलब कह सकते हैं मरम्मत होता है। जैसे आप कार्य कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए हमारी जो ऊर्जा खर्च हो रही है ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, हमको भोजन से मिलेगी। शोषण करेंगे, भोजन कर सकते हैं, शोषण जब करते हैं भोजन पेट में बचा होता है तो उससे ऊर्जा बनती है, तो उसी को हमको ऊर्जा मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं पाचन, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि ये सब कह सकते हैं, इससे क्या होती है, तभी तो हमारा जीवन चल रहा है। अगर हम भोजन करें पेट में पचे ही ना तो ऊर्जा कहाँ से बनेगी। अगर पेट में पच भी जाए तो शोषण ना करें तो शोषण से कह सकते हैं हमारे पेट का बचा हुआ भोजन ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा। तो कह सकते हैं ये सब क्रिया नहीं हो रही हैं तो आप क्या कहलाओगे, निर्जीव वस्तु कहलाओगे। कह सकते हैं ये जीव प्रक्रम को समझ में आ गया होगा कि वह सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीव को कह सकते हैं, जो जीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक जीव प्रक्रम या अनुरक्षण प्रक्रम कहलाते हैं। इतना क्लियर। या हमारी परिभाषा आपको याद करनी हो तो याद कर सकते हो, जीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो कार्य करना पड़े वही क्या होगा, जीव प्रक्रम कहलाएगा। इतना क्लियर। अब इसके आगे हम टॉपिक सीखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई वस्तु सजीव है, इसको पहचानने के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानोगे, इसके बारे में शॉर्टकट ट्रिक बताया हूं, आप देख सकते हो। सजीव होने के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानोगे, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है सौपार्जक। क्या है, सौपार्जक कह सकते हैं। इससे आप बड़ा सा से क्या याद कर सकते हो, श्वसन, छोटा से क्या याद कर सकते हो, उत्सर्जन, पा से याद कर सकते हो पाचन, वा से याद कर सकते हो वृद्धि, सा से याद कर सकते हो संवाहन, और जा से याद कर सकते हो जनन, और गा से याद कर सकते हो गति। सौपार्जक रीजन अगर आपको याद है और आपके कह सकते हैं अति लघु या लघु उत्तरीय में आ रहा है क्वेश्चन, कह सकते हैं अति लघु में पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा, या आपके कॉलेज या स्कूल में पूछा जा सकता है कि कोई वस्तु सजीव है तो कौन कौन से प्रक्रम करते हैं, तो आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानोगे। तो सौपार्जक रीजन याद है तो आप जान जाओगे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि, संवाहन, जनन, गति। अगर किसी वस्तु के अंदर ये सभी हो रही हैं तो कह सकते हो क्या है, सजीव वस्तु। इसमें वैसे हम कह सकते हैं अपने बुक में क्लास 6 में कह सकते हैं क्लास चैप्टर 10th में हम 6 चैप्टर में कह सकते हैं सीखेंगे श्वसन के बारे में।
उत्सर्जन के बारे में, पाचन के बारे में, वृद्धि के बारे में। जनन कह सकते हैं, जनन कह सकते हैं एक मुख्य रूप से है। जनन कह सकते हैं कोई वस्तु सजीव है, इसको पहचानने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हमारे समाज में पाए जाते हैं जिनके एक भी बच्चे कह सकते नहीं होते, ना लड़की होती ना लड़का होता, तो भी सजीव होते हैं ना, तो कह सकते हैं सजीव, तो कह सकते हैं आवश्यक नहीं है। लेकिन श्वसन सबसे मुख्य रूप से आवश्यक है, उत्सर्जन भी मुख्य रूप से आवश्यक है, पाचन भी मुख्य रूप से आवश्यक है, और वृद्धि, ये सभी क्रियाएं कह सकते हैं मुख्य रूप से आवश्यक है, और संवहन भी और गति। जनन आपका कह सकते हैं थोड़े से पॉइंट में आ जाता है, कह सकते हैं कि इतनी आवश्यक नहीं है। अगर कोई वस्तु जनन क्रिया नहीं कर रही है तो वो भी सजीव वस्तु कहलाएगी। इतना क्लियर? क्लियर इतना? इसको आप नोट कर लीजिए और इसको 100 बार रिवीजन करके आप शॉर्टकट तरीके में याद करेंगे। आप कह सकते हैं हम सीखेंगे जरूरी समझ। अभी तक हमको क्या क्या समझ में आया, इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो जरूरी समझ में अपने कुछ लिख के रखा है, इसके बारे में विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देखेंगे। जरूरी समझ कह सकते हैं जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम आपको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलते हैं? अर्थात ऊर्जा के लिए एक प्रेरक स्रोत की आवश्यकता होती है। आपको ऊर्जा के लिए बाहर की वस्तुओं को खाना पड़ता है, कह सकते हैं भोजन के रूप में आप उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। क्लियर कि जीव प्रक्रम में सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अपने जीवन को, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलते हैं? बाहरी स्रोत से मिलते हैं, भोज्य पदार्थों से मिलते हैं। इतना क्लियर? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। पोषण, पोषण किसे कहेंगे? अब जो आप भोजन पदार्थ कह सकते हैं अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हो, कह सकते हैं जो भोज्य पदार्थ अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हो, उससे तुरंत ऊर्जा आपको मिल नहीं जाएगी। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, या कह सकते हैं पाचन आवश्यक है, जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों को तोड़ा जा सके। कह सकते हैं जो भोज्य पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं भोजन के रूप में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, या कह सकते हैं जटिल से जटिल अणु को तोड़ के एक साधारण से अणु में विभाजित करना, जिससे उस भोज्य पदार्थ का अच्छे से क्या हो सके? पाचन हो सके, मतलब क्या हो सके? पोषण हो सके। इतना क्लियर? आपके पेट में जो भोजन पचा हुआ है उससे ऊर्जा बदलने के लिए, कह सकते हैं श्वसन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप कितना भी भोजन कर लीजिए, पेट में पच जाए, लेकिन आप श्वसन ना करिए तो उस श्वसन से कह सकते हैं उस भोजन से आपको ऊर्जा नहीं मिल सकती। आप श्वसन करते हो तभी आपके भोजन से ऊर्जा बनती है। ना क्लियर कि आप श्वसन करोगे, पेट में कितना भी भोजन हो, अगर श्वसन नहीं कर रहे हो तो पेट से भोजन कर सकते हैं, भोजन से ऊर्जा कभी बनेगी नहीं। तो आप श्वसन करते हो तभी कह सकते हैं ऊर्जा बनती है। आपसे पूछा भी जाए कि श्वसन किसे कहते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे श्वसन नहीं कहेंगे। कहोगे भोजन से प्राप्त कह सकते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त कराने की क्रिया को क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। इतना क्लियर कि आपको ऊर्जा मिल चुकी है। अब जो अवशिष्ट पदार्थ आपके बचे हैं, जैसे खाद्य पदार्थ आपके अवशिष्ट पदार्थ बचे, उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। कह सकते हैं जैसे आपने टॉफी की पन्नी ली दुकान से, अब टॉफी की पन्नी तो लोगे नहीं, टॉफी भी तो लोगे, टॉफी की पन्नी का क्या करना है? वो तो कह सकते हैं वो सड़क पे या इधर कहीं बड़ा मिल जाएगी। कह सकते हैं टॉफी की पन्नी, कह सकते हैं हमने टॉफी को साथ में लिया तो टॉफी को हमने खा गए, कह सकते हैं टॉफी को फाड़ेंगे खा जाएंगे, और जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा उसकी पन्नी को फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते? तो ऐसे ही हम भोजन को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण करते हैं, और भोजन को हम मुख से कह सकते हैं अंदर भेजे तो उसका पोषण हुआ, उसका पाचन हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया गया, फिर हमने ऑक्सीजन को लिया, उस पचे हुए भोजन से हमको ऊर्जा मिली और हमने भोजन से ऊर्जा ग्रहण कर लिया, और जो अवशिष्ट पदार्थ बचे उसको शरीर से बाहर निकाल दिए, उसी को क्या कह सकते हैं? उत्सर्जन कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। धन्यवाद।